वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको सीबीटी 1 का लेवल और पैटर्न मालूम चलता है कि किस लेवल और पैटर्न से आपके सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सीबीटी 1 में आपके एग्जाम में रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो जितना स्कोर कर ले जाएगा रीजनिंग में उसका एनटीपीसी में भी उतना ज़्यादा स्कोर बोर्ड रहेगा। तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप सभी कि आप पिछले साल के इन प्रश्नों में से इस समय 25 क्वेश्चनों को सही कर पा रहे कि नहीं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। और ये हमारा रीजनिंग का सीरीज का 12वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 11 वीडियोज कराए हैं जिन्हें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, नीचे आपको एक पैटर्न दिया गया है। इस पैटर्न को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो अक्षर आ सकता है उसका आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपको पैटर्न टी दिया गया है, फिर पीडी दिया गया है, फिर FAM दिया गया है। नेक्स्ट आपको FIA के बाद में नेक्स्ट लेटर का चुनाव करना है और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए अल्फ़ाबेट में टी की जो नंबरिंग होती है, टी हमारा 20वें स्थान पर होता है। नेक्स्ट देखिए PD लिखा गया है, तो P का स्थान कितना होता है अल्फ़ाबेट में? P का स्थान होता है 16 नंबर पर और D होता है हमारा 4 नंबर पर। अगर आप 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 16 4 20 होता है, मतलब ऊपर वाले का भी 20 हो गया टोटल योग, उसके नीचे का भी योग जो आ गया 20 आ गया। नेक्स्ट देख लीजिए FAM, F की नंबरिंग होती है 6 और A हमारा पहले नंबर पर होता है अल्फ़ाबेट में, M के स्थान होता है 13, तो 13 1 14 6 20, मतलब कि इनका भी योग जो आ गया वो 20 आ गया। तो नेक्स्ट वाला इसका भी पैटर्न का योग जो होगा वो 20 ही आपका होना चाहिए। तो F की नंबरिंग कितनी होगी 6, I हमारा होता है अल्फ़ाबेट में 9वें स्थान पर और A होता है पहले स्थान पर। तो 9 1 10 6 16 आ गया। अभी आपको टोटल 20 करना है तो 4 वाला आपको रखना पड़ेगा। 4 जो अल्फ़ाबेट में जिसका स्थान होता है, 4 किसका होता है? D का होता है। तो सही ऑप्शन D वाला होगा, मतलब D जो रखा गया है वो पहले ऑप्शन में रखा गया है, तभी तो इन सभी का योग जो है वो 20 बनेगा। तो इस पैटर्न को फॉलो किया गया है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं आपको निकालने हैं कि टोटल कितने संख्या इसमें मिलेंगी वर्गों की। ये 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए आप संरचना को, तो इसमें आपको 4 जो वर्ग हैं वही इस जो आकृति को गड़बड़ कर रहे हैं। पहला देखिए इधर स्टार निकाल दिया गया, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये अगर स्टार ना होते तो हमें वर्गों की संख्या आसानी से मिल जाती, तो इनको हम लोग अलग गिन लेते हैं। ये 4 तो हमारे अलग हो गए। इसके बाद में ये अंदर की आपकी एक संरचना बचती है, ये वाली। इसके अंदर के अगर हम वर्ग निकाल लें और फिर बाद में चारों को जोड़ लेते हैं तो टोटल हमारे वर्ग निकल आएंगे। यहाँ पर रो और कॉलम बराबर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और 4। यहाँ पर देखिए 4 हमारी रो हैं और कॉलम भी 1 2 3 4 हैं, मतलब कि रो और कॉलम अगर बराबर हैं तो वर्ग के अंदर वर्ग निकालने का फार्मूला क्या होता है? जितने हमारे रो या कॉलम होते हैं उनका स्क्वायर करके आप जोड़ते जाइए। जैसे कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे इसमें आपको 16 मिलेंगे, फिर 9, फिर 4 और प्लस 1, तो 16 9 25 और 5 30, मतलब कि अगर हम इस संरचना की बात करेंगे अंदर वाली तो इसमें आपको टोटल 30 वर्ग देखने को मिलेंगे। ठीक है, 30 तो आपको इसके अंदर देखने को मिल गए और 4 आपने एक्स्ट्रा पहले से निकाल रखे हैं, तो 30 4 34, तो टोटल आपको कितने वर्ग देखने को मिलेंगे? 34। समझ गए? तो सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट वाला हो जाएगा। तो समझ गए, अगर आपको वर्ग के अंदर वर्ग निकालना है तो जितने आपको रो या कॉलम दिए गए हैं उनको आप स्क्वायर करके उनके घटते क्रम में जोड़ते जाएंगे। जहां तक 1 नहीं मिलता है उसी से आपको वर्गों की संख्या जो है वो निकल के आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक आपको पैटर्न दिया गया है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आ सकती है उसका आपको चुनाव करना है। तो इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे आपकी आकृति से पैटर्न बन रहा है। उसी को आपको नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह रखा गया है, उसकी जगह पर आपको संख्या बतानी है। तो अगर आप गौर से देख रहे हो तो यहाँ पर 8 लिखा गया है, यहाँ पर 4 लिखा गया है, यहाँ पर 12 लिखा गया है, यहाँ पर 10 लिखा गया है और ऊपर आपको 10 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप 8 चौको 32, मतलब कि 8 और 4 का अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको 32 मिलेगा
और नेक्स्ट में अगर आप यहाँ पर देखें तो 12 और 10 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 22 मिल जाएगा। तो 12 और 22 को जोड़ेंगे, 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 मिल गया, और इन दोनों को घटा लेंगे तो ऊपर वाली आपको संख्या जो है ये 10 देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार से आप इसको भी करिए, 15 दूनी 30, और नीचे वाले इन दोनों को जोड़ लीजिए, 16 9 25, इन दोनों को घटा लीजिए बाद में, तो ऊपर वाली आपको संख्या जो है ये 5 मिल जाएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट भी करिए, 5 छक्का 30 और 20 2 22, इन दोनों को जोड़ करके फिर दोनों को आपको घटाना होगा तो आपको 8 मिल जाएगा। तो 8 कहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर 8 रखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पैटर्न फॉलो किया गया है। तो बड़े गौर से आपको एग्जाम में इन सभी पैटर्न की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप ये क्वेश्चनों को सही नहीं कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो अन्य से असंगत हो। तो यहाँ पर देखिए जिमीकंद, बैगन, आलू और मूली लिखा गया है, इसमें से आपको असंगत चुनना है। जिमीकंद आप सभी जानते हैं, जिमीकंद को आप लोग सूरन के नाम से जानते होंगे, सूरन की सब्जी आपने खाई होगी। तो यहाँ पर सूरन है, बैगन है, आलू है, मूली है। तो जिमीकंद, आलू और मूली जो हैं अगर आप देखेंगे तो खेत में ये ज़मीन के नीचे होती हैं, ठीक है। वहीं पर बैगन जो है वो ज़मीन के ऊपर होता है। तो एक हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका इसमें से असंगत होगा। अगर आप इसे दूसरी तरह समझना चाहते हैं तो जिमीकंद, आलू और मूली का खाने योग्य जो भाग होता है वो तना होता है। इसमें जो हम लोग खाते हैं इसके भाग को, वो तने को खाते हैं, जबकि बैगन के जो भाग को खाया जाता है वो इसके फल को खाया जाता है, ठीक है। तो तने से भी आपका अलग हो गया और ज़मीन के ऊपर और नीचे से भी आपका अलग हो गया। तो असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इनमें से आपका असंगत होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ये कथन और कार्रवाई से क्वेश्चन आया है। कथन में देखिए लिखा गया है, अगर आपको वीडियो क्वालिटी बढ़ाना हो तो ऊपर से आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको स्पष्ट ये सारी चीज़ें नजर आए। यहाँ पर लिखा गया, यदि समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य के संकायों में से कोई भी संकाय अपने छात्र या छात्राओं को अंतर विद्यालयी वाद विवाद में प्रतियोगिता में भेजता है तो उस विद्यालय को निश्चित रूप से कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। ये कथन में लिखा गया है। अभी कार्रवाई क्या क्या, इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, आपको बताना है कि कथन के अनुसार इन तीनों कार्रवाई में से कौन सी कार्रवाई आपको सही लग रही है। तो देखिए प्रथम कार्रवाई में लिखा गया, प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों में से कोई एक संकाय अपने छात्रों को वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजे। यही तो वो भी कह रहा है, कथन भी कह रहा है कि इनमें से अगर कोई भी जाता है दोनों निकायों में से तो कोई ना कोई पुरस्कार जीतेगा, इसलिए प्रबंधन को इन दोनों में से कोई ना कोई को भेजना चाहिए। ये कार्रवाई तो कथन के अनुसार सही है, ठीक है। अभी दूसरे को देख लेते हैं, प्रबंधन को केवल समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य संकायों के छात्र छात्राओं को वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति देना चाहिए। तो केवल लगा दिया ना, तो केवल लगा दे तो गलत हो जाएगा। केवल क्यों, इनको ही भेजेंगे, और कोई भेज सकते हैं, लेकिन कम से कम इन दोनों में से किसी एक को भेजें ताकि कोई ना कोई पुरस्कार हमको इस श्रेणी से भी प्राप्त हो। दूसरा वाला कार्रवाई जो है वो कथन के अनुसार गलत होगी। तीसरे वाले को देख लेते हैं, समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य के संकायों के प्रतिभागियों को अन्य अंतर्विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरे भी कर सकते हैं, पहले इसमें भेजते हैं, नेक्स्ट वाले में अन्य में भी हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये तो कथन से आपका हो ही सकता है, तो ये भी आपका सही होगा। तो पहला और तीसरा ही हम लोग कार्रवाई जो है वो कथन के अनुसार कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर लिखा गया है, पहला और तीसरा, ये ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा गलत है, तो केवल दूसरा वाला गलत था और पहला और तीसरा ये पालन करती हैं, तो इसे हम लोग सही कर देंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कूट भाषा में गो डाउन को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ट्रंक को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बॉक्सेस को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि गो डाउन में कैसे ये लेटर्स आपके आगे बढ़ाए गए हैं, कम किए गए हैं। तो जी का देखिए नंबरिंग होती है अल्फ़ाबेट में 7वें स्थान पर जी होता है और आई होता है हमारे 9वें स्थान पर, ठीक है। इसी प्रकार से ओ की नंबरिंग होती है 15 नंबर पर और क्यू की नंबरिंग जो होती है वो 17 नंबर पर होती है। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि अगर 7 से 9 हो रहा है इसका मतलब कि +2 बढ़ाया गया है, और 15 से 17 हो रहा है यहाँ पर भी +2 बढ़ाया गया है। नेक्स्ट को भी देख लेते हैं, डी हमारा डी से एफ हो रहा है, डी से एफ में भी 2 बढ़ाया जा रहा है,
और लास्ट में मिला देते हैं एन से पी हो रहा है, तो एन होता है 14 नंबर पर और पी होता है 16 नंबर पर, तो ये भी आपका 2-2 बढ़ाई गई है। तो सारे लेटर्स को 2-2 के क्रम से आगे बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से टी और वी में भी आपके 2-2 आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो अभी हमको बॉक्सेज का निकालना है, तो बॉक्सेज में भी हमको क्या करना पड़ेगा, सारे लेटर्स में अगर हम 2-2 बढ़ा लें, बी के बाद में क्या आएगा, अगर हम सी को छोड़ दें तो डी आ जाएगा 2 बढ़ाने पर मतलब कि, और ओ के बाद में अगर एक लेटर छोड़ करके एक और बढ़ाएंगे तो आपको क्यू मिलेगा, और एक्स के बाद में वाई छोड़ करके आपको जेड मिल जाएगा। ठीक है, ई के बाद में एफ छोड़ेंगे तो जी मिलेगा, और एस के बाद में टी छोड़ेंगे तो आपको यू मिलेगा। तो जी यू लास्ट में होना चाहिए, और जी यू लास्ट में है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन होगा। सारे लेटर्स में आपको एक एक छोड़ करके बढ़ा लीजिए, या फिर अगर उनके नंबरिंग के अनुसार आप चल रहे हैं तो 2-2 बढ़ा सकते हैं, तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न में आपको नेक्स्ट पद बताना है वो कैसे आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए बी लिखा गया है, फिर एफ लिखा गया, फिर जे लिखा गया, फिर एन लिखा गया है, तो नेक्स्ट आपको बताना है। तो बी हमारा किस नंबर पर होता है अल्फ़ाबेट में, अगर बी की नंबरिंग देखेंगे तो वो दूसरे नंबर पर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एफ का स्थान जो होता है वो 6वें स्थान पर होता है, जे का स्थान होता है 10वें नंबर पर, और एन का नंबरिंग जो होती है अल्फ़ाबेट में वो आपका 14 नंबर पर होता है। तो यहाँ पर एक बात तो हमको समझ में आ गई कि 2 से 6 हो रहा है, मतलब कि इसमें 4 बढ़ा है, 6 से 10 हो रहा है, इसमें भी 4 बढ़ा है, 10 से 14 हो रहा है, इसमें भी 4 बढ़ा है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेटर बढ़ेगा वो भी 4 के क्रम से बढ़ेगा, मतलब कि 18 नंबर का जो लेटर होगा वो हमारी इस सीरीज को फॉलो करेगा। तो 18 नंबर पर क्या होता है, 18 नंबर पर आर होता है, और आर को हमको यहाँ पर रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको सरल मिलेंगे, कुछ आपके समय लेंगे भी, तो जहाँ पर समय आपको कम लग रहा है वहाँ पर आपको तेज़ी से करना है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप समय को ज़्यादा दे सकें। अब देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा संबंध से आया है। इस संबंध को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर लिखा गया है ओसामा और ऋषि जो हैं पक्के दोस्त हैं। एक दिन ऋषि को पता चला कि उसकी माँ की इकलौती मौसी की शादी ओसामा के एक चाचा जफर से हुई है। तो जफर का ऋषि की नानी के साथ में क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। तो चलिए आप लोग भी संबंध को बनाइए। देखिए यहाँ पर से आपको स्टार्ट करना है कि ऋषि को पता चला कि उसकी माँ, तो ऋषि को हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा ऋषि हो गया। ऋषि क्या कह रहा है कि उसकी माँ की इकलौती मौसी, तो उसकी माँ एक जनरेशन ऊपर होगी। अब माँ की मौसी है तो माँ की मौसी कैसे होगी, इसकी माँ की जो बहन होगी, माँ की बहन, वही तो मौसी लगेगी, माँ की इकलौती मौसी। माँ की इकलौती मौसी माँ की बहन ही तो होगी। ठीक है, इसको मौसी लिख लेते हैं, ये माँ की मौसी है। माँ की मौसी की शादी ओसामा के एक चाचा जफर से हुई है। तो ओसामा अगर यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग, ओसामा के एक पिता होंगे, और पिता के जो भाई होंगे वही तो लगेंगे ना, जफर चाचा, उनकी शादी मौसी से हुई है। ठीक है, यहाँ पर से ये संबंध आ गया। तो अभी आपसे पूछा क्या जा रहा है, जफर का ऋषि की नानी के साथ में क्या संबंध होगा। ऋषि की नानी मतलब माँ की माँ, ये आपकी ऋषि की नानी लगेंगी। जफर क्या लगेगा ऋषि की नानी की, तो जफर लगेगा बहन का पति, ये बहन हो गई मौसी, और उसका पति है जफर, तो जफर क्या लगेगा, बहन का पति लगेगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला। तो इस प्रकार से आपको इन संबंधों के क्वेश्चनों को आपको करने होते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए शब्दों में सही संबंध को दर्शाता है। शब्द युग्म का संबंध दिया गया है। तो संगीत के यहाँ पर संगीतकार से जैसा संबंध है उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शनों में से आपको चुनाव करना है। तो संगीतकार क्या करता है, संगीत बनाता है। उसी प्रकार से गीतकार क्या है, गीत को गाता है। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन हो गया। तो सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा संबंध संगीत का संगीतकार के साथ में है वैसा संबंध गीत का गीतकार के साथ में होगा। नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर भी एक आपको पैटर्न दिया गया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और यहाँ पर आपको बताना है इसकी जगह पर आप इन चारों ऑप्शन में से कौन सी नंबरिंग को रख सकते हैं, वो आपको बताना है कि कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो चलिए एक बार वीडियो को रोक करके आप लोग प्रयास अवश्य किया करिए।
प्रयास नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। इसी प्रकार से मैं आपको लगातार सेट कराता चला जाऊंगा, लेकिन आपकी जो है स्कोर बोर्ड आपका नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जो लोग पहले अपना एक बार ट्राई करते होंगे उनकी लगातार स्कोर बोर्ड सुधर रहा होगा। पहले अगर वो 30 में से 20 बना रहे होंगे तो अभी वो कम से कम 25 क्वेश्चन तो अवश्य बना करके चल रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आपको समझना होगा कि कैसे आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपका दिमाग नहीं खुलेगा। यहाँ पर देखिए 9 7 16 होता है, इन दोनों का योग करेंगे तो आपको 16 मिल जाएगा। और उसी प्रकार से 13 3 16, इसका भी योग आपको 16 मिल रहा है, नीचे भी आपको योग 16 मिल रहा है, तो दोनों का योग आपको 16 मिलेगा। 22 7 कितना होता है, 29 होता है, और 18 11 भी 29 होता है। तो यहाँ पर 29 29 मिल गया। तो 17 7 24 होता है, तो ऊपर भी आपको 24 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 14 है, तो अगर आप यहाँ पर 10 रख दें तो इनका भी योग आपका 24 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। यहाँ पर आप 10 रखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों का योग जो है आपको 24 मिल जाएगा। वही इस पैटर्न में फॉलो हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका संबंध का क्वेश्चन है। और यहाँ पर जैसे आपको संबंध दिया गया है ए बी सी डी और ई और एफ, यहाँ पर देखिए संबंध दिया गया है। तो एक काम करते हैं, हम अपने तरीके से लगाते हैं और फिर हम बताएंगे कि इसमें पूछा गया एफ का ई से क्या संबंध होगा। जब हम अपने तरीके से बताएंगे तभी हमको मालूम चलेगा कि कौन किसका क्या रिलेशन कहाँ पर रखा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा जा रहा है ए जो है वो बी की सिस्टर है, मतलब कि ए जो हो गई वो बी की सिस्टर हो गई। इस प्रकार से अगर तीर का निशान इधर की ओर लगाएं मतलब सिस्टर होंगी बी, तो अगर बी सिस्टर हो गई तो बी के ऊपर नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि ये फीमेल हो गई। तो जो फीमेल हमको मालूम चल जाएगा उसके ऊपर हम माइनस लगा देंगे और मेल के ऊपर हम प्लस लगा देंगे। तो एक ही जनरेशन की बात है। तो यहाँ पर ए बी की सिस्टर हो गई और सी जो है वो बी के हस्बैंड हैं। तो अगर सी हस्बैंड हो गए तो सी के ऊपर हम प्लस लगा देंगे इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो एफ है वो डाटर है सी की, तो दोनों की डाटर होंगी, ये बी और सी दोनों की डाटर होंगी एफ। यहाँ पर ये हो गया। और लिखा गया है बी जो बी के सन इल्ला ई है। अगर बी के सन इल्ला मतलब कि बी के जो दामाद हैं वो ई हैं, तो इसकी लड़की से शादी हुई होगी तभी तो दामाद होंगे। तो ई जो हो गए वो दामाद हो जाएंगे इस प्रकार से। और लिखा गया है ए जो है वो पिता है किसके, डी के, तो एक जनरेशन नीचे ही लाना पड़ेगा, डी को पिता हो गए ये। ठीक है, तो अभी पूछा क्या जा रहा है, एफ का ई से संबंध। एफ क्या लगेगी ई की, तो एफ तो पत्नी लगेगी क्योंकि एफ और ई जो है पति पत्नी है। तो एफ का ई से संबंध, तो एफ क्या लगेगी, ई की पत्नी लगेगी। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसने पति पत्नी कह दिया है जबकि डिसाइड कर दिया था कि डॉटर है ये, फिर भी पति पत्नी वाला ही ऑप्शन सही किया है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसा ये संबंध ऊपर बनाने को कह रहा है वैसे अपने तरीके से बना लीजिए, तभी आप इन सारे क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो नीचे दिए गए सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 से 3 हुआ है, 3 से 7, 7 से 16, 16 से 32, 32 से 57। तो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। एसएससी का आपका एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, कोई अन्य भी एग्जाम हो जाएगा, तो सभी आपके क्वेश्चन जो हैं ये रिपीट करके ये क्वेश्चन को पूछता है। इसमें एक ही ट्रिक आपकी फॉलो होती है। जैसे आपका 2 से 3 हो रहा है तो इसमें कितने का गैप है, अगर आप देखेंगे तो 1 का अंतर आपको मिल रहा है। 3 से 7 हो रहा है मतलब कि 4 का यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिल रहा है। 7 से 16 में अगर आप अंतर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 9 का अंतर देखने को मिल रहा है। और 16 से 32 में कितने का अंतर हो रहा है, 16 का। नेक्स्ट देखिए 32 से 57 में आपको अंतर देखने को मिल रहा है 25 का। तो एक बात आपके समझ में आ गई कि ये 1 का स्क्वायर से आगे बढ़ा है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट पद जो हमारा बढ़ेगा वो 6 के स्क्वायर से बढ़ेगा, मतलब कि 36 से बढ़ेगा। और 36 अगर आप 57 में जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 93। तो 93 किस ऑप्शन में लिखा गया है, पहले वाले में। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार ऐसा ही क्वेश्चन आपका बनता है। तो इस पर आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कैसे इसमें आपको कहीं पर स्क्वायर से आगे बढ़ाएगा तो कहीं पर क्यूब से आगे बढ़ाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर MC लिखा गया, फिर HX लिखा गया, CS और XN SI लिखा गया। तो नेक्स्ट पद आपको बताना है। तो MC में अगर आप इसके अल्फ़ाबेट के लेटर के स्थान देखेंगे तो M का स्थान कितना होता है, M का स्थान हमारा होता है
13 नंबर पर और सी का स्थान होता है 3 नंबर पर। ठीक है, समझ गए। अभी आप लोग आगे समझिएगा, एच और एक्स का स्थान भी देख लेते हैं। एच होता है हमारा 8 नंबर पर और एक्स होता है हमारा 24 नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। सी का स्थान होता है तीसरा और एच का स्थान होता है 19वां। सी का स्थान तीसरा और एच का स्थान होता है 19वां। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो 13 से 8 हो रहा है, मतलब कि अगर एम से एच को देखें तो 13 से 8 हुआ, मतलब कि -5 कम हो गया इसमें से, और 3 से 24 की ओर जा रहे हैं। तो मतलब अगर सीरीज को आप पीछे की ओर ले जाएं, सी से आप पीछे की ओर ले जाएंगे तो आपको 24 स्थान पर एक्स मिलता है। तो ये भी आपका 5 माइनस की ओर गई सीरीज। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8 से 3 हुआ, ये भी आपकी -5 हुई, और 24 से 19 हो रही है, मतलब ये भी आपकी -5। तो सारे लेटर्स जो हैं आपके मतलब 5 से कम हो रहे हैं। तो एम से एच भी 5 कम हुआ, एच से सी भी 5 कम हुआ, सी से एक्स 5 कम हुआ, एक्स से एस भी 5 कम हुआ। तो एस का स्थान कितना आ गया? 19 आ गया। 19 से अगर आप 5 कम करेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा? 19 से 14 4 18 1 19, तो 14 वाले से स्टार्टिंग करनी होगी जो लेटर होगा। तो यहाँ पर से एन से स्टार्टिंग होगी। तो एन आपके सिर्फ एक ही ऑप्शन में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही करिए और आप आगे बढ़ जाइए। समझ गए? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लगते हैं। दूसरे वाले को भी चेक कर लीजिएगा, सी और एक्स को, वो भी आपके 5-5 कम हो रहे हैं, तो उससे भी आपको नेक्स्ट लेटर जो है वो डी ही प्राप्त होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे शब्द के साथ में वही संबंध रखता है जो दूसरे शब्द का पहले के साथ में है। तो जूता में जैसे फीता होता है वैसे कमीज में क्या होता है? तो जूते को बांधने का काम जो है फीता करता है, और कमीज को बांधने का काम कौन करेगा? बटन करेगा। ठीक है, कमीज के देखिए पार्ट आपको आस्तीन, पॉकेट और कलर तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर बांधने की बात करेगा तो बटन बांधने का काम करते, जिस प्रकार से जूता फीते को बांधने का काम करता है। तो वही आपको रिलेशन बताना है जो रिलेशन आपको पूछा गया है जूते और फीते के साथ में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। किसी भाषा में ओलंपस को इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो मीटिंग को आप कैसे लिखेंगे? तो चलिए करने का प्रयास करिए एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके। देखिए ओलंपस की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इसके हम लोग नंबरिंग को लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट की, उससे आपको जल्दी आसानी होगी समझने में। ओ की नंबरिंग होती है 15 नंबर पर अल्फ़ाबेट में। इसके बाद एल अगर देखा जाए तो 12 नंबर पर होता है। ठीक है, वाई होता है हमारा 25 नंबर पर। नेक्स्ट देखिए एम पी यू एस लिखा गया है, तो इनकी भी नंबरिंग लिख लीजिए आप, 13 16 21 और 19। ठीक है, ये सब की आपने नंबरिंग लिख ली जितने आपके लेटर्स थे। अभी आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो 18 20 15 लिखा गया है वो इसी से आप डिसाइड कर रहे हैं कि जो लास्ट का हमारा लेटर है इसकी नंबरिंग होती है 19, तो एक कम करके यहाँ पर उसका 18 लिख दिया गया। यू हमारा 21वें स्थान पर होता है, तो उसकी एक नंबरिंग कम करके 20 यहाँ पर लिख दी गई है। पी हमारा 16वें स्थान पर होता है, उसकी एक नंबरिंग कम करके 15 यहाँ पर लिख दी गई है। इसी प्रकार से सबकी नंबरिंग में एक एक कम किया गया है। तो आपको मीटिंग भी वैसा करना पड़ेगा। एम का देखिए नंबरिंग कितनी होती है? एम हमारा 13 नंबर पर होता है, और ई का देखा जाए तो ई हमारा 5 और फिर हमारा ये 5 है। नेक्स्ट को देखिए टी लिखा गया है, टी 20 होगा, और आई होता है आपका 9वां, एन होता है 14वें स्थान पर, और जी होता है 7वें स्थान पर। तो इस पर भी आपको लास्ट से एक एक कम करके चलना है। तो पहले आपको 6 मिलेगा यहाँ पर, फिर आपको 13 मिलना चाहिए। ये किस ऑप्शन में मिलना स्टार्ट हो रहा है? ये तीसरे ऑप्शन में। देखिए 6 और 13, तो इसी दो से डिसाइड हो जाएगा लास्ट वाले से ही कि 6 13, फिर 9 से 8 होगा। तो नेक्स्ट में सबको आपको एक एक कम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। तो जहाँ पर से आंसर आ जाए वहाँ पर से छोड़ करके समय आपको बचाना है। आंसर निकालिए और आगे बढ़ जाइए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया है, एक पैटर्न है, उसको भी आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जो संख्या आ सकती है उसको आपको बताना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर कि आपको संख्या बतानी है। तो देखिए कैसा आपको पैटर्न फॉलो हो रहा है पहले और दूसरे में, उसी प्रकार से तीसरे वाले आपको इस त्रिभुज में पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहाँ पर 7 और 6 लिखा गया है। अगर आप इनको दोनों को जोड़ें तो 7 6 13 होता है, और 13 में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करें तो आपको 39 मिल जाएगा। 13 3 39। इसी प्रकार से 12 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 15,
और 15 चौको 60 करेंगे तो आपको बीच का संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार से 18 6 24 होता है, और 24 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 48 मिलना चाहिए। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला। समझ गए? तो पहले इन दोनों को जोड़िए नीचे वाले को, और फिर आपको ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही जो है वो बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी। यही पैटर्न पहले दोनों में फॉलो हो रहा था, तो हमने तीसरे वालों में फॉलो करा दिया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान से इस कथन को पढ़ना है और निष्कर्ष में से आपको बताना है कि निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन कौन से करते हैं, ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले सभी व्यंजनों में कुछ ना कुछ भारतीय मसाले होते हैं। ठीक है, ये लिखा गया कथन में। इस रेस्टोरेंट में कुछ अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन ही परोसे जाते हैं, और इस रेस्टोरेंट में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक परोसे जाते हैं, परंतु कोई भी मिल्क शेक परोसा नहीं जाता। ये 3 आपको कथन दिए गए हैं। चलिए निष्कर्ष की ओर चलते हैं और बताते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है कथन के अनुसार से। ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले अमेरिकी व्यंजनों में भारतीय व्यंजनों की झलक दिखाई पड़ती है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले सभी व्यंजनों में कुछ ना कुछ भारतीय मसाले होते हैं। सभी व्यंजन कह दिया तो अमेरिकी और फ्रांसीसी व्यंजन में भी भारतीय मसाले हैं, इसलिए भारतीय व्यंजनों की झलक दिखाई पड़ती है। सही होगा हमारा निष्कर्ष नंबर पहला। अब दूसरे को पढ़ते हैं। ABC रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले फ्रेंच व्यंजनों में भी भारतीय मसाले डाले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जब सभी व्यंजनों में डाले जा रहे हैं तो अमेरिकी और फ्रांसीसी वाले मतलब फ्रेंच वाले भी डाले जाएंगे। ABC रेस्टोरेंट में कुछ मिल्क शेक परोसे जाते हैं, परंतु कोई भी मिल्क शेक परोसा नहीं जाता। ये तो कथन में लिखा ही गया है। तो निष्कर्ष तीसरा सही नहीं होगा, पहला और दूसरा ही सही होंगे। मिल्क शेक नहीं परोसा जाता और कह रहा है कि मिल्क शेक परोसा जाता है, तो केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा ही पालन करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो अन्य से असंगत हो। तो यहाँ पर VE लिखा गया है, UF लिखा गया, QK लिखा गया है, TG लिखा गया है। तो असंगत के अगर आप देखना हो तो V और E जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। मतलब कि अगर V का स्थान जो है अंतिम से 5वां है तो E का स्थान प्रारंभ से 5वां होगा। नहीं अगर आपको आता है अपोजिट लेटर्स को याद कर पा रहे हैं तो आप लोग सीधे सीधे उनके स्थान लिख लिया करिए। V का स्थान होता है 22वां और E का स्थान होता है 5वां। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगर 27 इन दोनों का योग आ रहा है तो वे दोनों लेटर्स आपस में अपोजिट लेटर्स कहलाते हैं। उसी प्रकार से U और F भी अपोजिट लेटर्स हैं और T और G भी हैं। तो अपोजिट कौन सा नहीं है? Q और K नहीं है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों नहीं है? Q जो होता है वो 17वें स्थान पर होता है और K हमारा 11वें स्थान पर होता है। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये 28 आता है और एक दूसरे के अपोजिट के लिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों का योग जो है वो 27 आना चाहिए। तो असंगत होगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। ये पाई चार्ट से क्वेश्चन आया है। इसमें फर्नीचर में विनिर्माण में हुए व्यय का परसेंटेज का विवरण आपको दिखाया जा रहा है। तो नीचे आपको प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में लिखा गया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में हुए व्यय के संगत वृत्तखंड केंद्र के कोण का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर से आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, कम से कम 720 पर देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से नजर आएंगी। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में 9% है, मैन्युफैक्चरिंग में 30% है, एडवर्टाइजमेंट में 11 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो आपसे पूछा जा रहा है वो 28% है। तो उस पर आपसे पूछ रहा है अगर हम वृत्तखंड के केंद्र कोण की बात करेंगे तो कितने डिग्री का बनेगा। तो देखिए अगर हम डिग्री की बात करेंगे तो ये टोटल आपका डिग्री होता है 360 डिग्री के, ठीक है, और परसेंटेज में ये आपका 100% के बराबर होता है। तो अगर ये 28% है तो 1% बराबर डिग्री की बात करेंगे तो 1% 3.6 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये 28% की डिग्री आपसे पूछ रहा है तो 28% की 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 28 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 का तो आपके सामने डिग्री निकल के चली जाएगी 100.8 डिग्री। सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आसानी से कर लिया करिए। जितना डिग्री कह रहा है अगर आसानी से निकल रहा है तो सही है, नहीं तो आप लोग इस प्रकार से निकाल लिया करिए। तो दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट भी आपका इसी आपके अब बार ग्राफ से क्वेश्चन आया है। तो हम लोग बार ग्राफ का ये क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि देखिए सबसे पहले देख लीजिए लिखा क्या गया है। इसमें दुग्ध उत्पादन कंपनी है
जिसकी 3 शाखाएं XYZ द्वारा निर्मित चॉकलेटों का उत्पादन जो है वो 1000 टन के आंकड़ों में प्रदर्शित किए गए हैं। तो XYZ ये 3 कंपनी हैं। X जो है वो नीले कलर से है, Y ऑरेंज कलर से है और Z काले कलर से है। तो पूछा क्या जा रहा है, वर्ष 3 से 5 के दौरान X के उत्पादन, औसत उत्पादन और उसी अवधि में Y के उत्पादन का अनुपात आपको निकालना है। चाहे तो औसत निकाल लीजिए और चाहे तो योग से ही उसका अनुपात निकल के आपके सामने आ सकता है। तो X का देख लेते हैं, वर्ष 3 से 5 के, तो 3, 4, 5 यहाँ से हम लोग X को योग कर लेते हैं। X जो हमारा है वो नीले कलर से है, तो X हमारा 35 हो गया तीसरे का साल का, और फिर 55 हो गया और नेक्स्ट का 50 हो गया। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 140 आ गया। ठीक है, औसत करना हो तो बटे 3 कर देंगे, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे का भी आपको औसत करना है, तो समय वेस्ट औसत में मत करिए। Y का देख लेते हैं, Y हमारा जो है वो ऑरेंज कलर से है, तो पहले साल का मतलब तीसरे साल का 45 हो गया, फिर नेक्स्ट का भी 45 है और नेक्स्ट का 55 है। इन तीनों का अगर आप जोड़ेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 145। तो 140 और 145 का अगर आप अनुपात करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 28:29। इन दोनों को काट लेंगे 5 से, तो 28:29 आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में रखा गया, ऑप्शन नंबर लास्ट में रखा गया है। तो समझ गए। तो औसत में आप लोग समय वेस्ट मत करिए, जब अनुपात ही करना है तो औसत निकालने से क्या फ़ायदा है, योग ही आप लोग कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, फिर से एक तालिका से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और केरल, इस प्रकार से 5 राज्य दिए गए हैं। लिखा गया है कि भारत के इन 5 राज्यों में से किसी बैंक में पीओ पद के लिए साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सभी वर्षों के दौरान किस राज्य से साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक है। अब देखिए सभी का जब पूछ रहा है औसत, तो सभी का योग से ही आंसर निकल आएगा। तो एक काम करिए, बिहार के सभी वर्षों को जोड़ लीजिए, यूपी का, एमपी का, पंजाब का और केरल का। फिर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की तुलना में कौन अधिक है। तो बिहार का अगर आप जोड़ेंगे सभी को 12, 13, 14, 15, 16 तक, तो इनकी संख्या निकल कर आ जाएगी 2180। ठीक है, नेक्स्ट का देखिए उत्तर प्रदेश का अगर आप जोड़ेंगे सभी को तो निकल कर आ जाएगा 2080। नेक्स्ट का मध्य प्रदेश का आ जाएगा 1710। पंजाब का आप सबको जोड़ लेंगे तो पंजाब निकल कर आ जाएगा 1610। पंजाब 1610 आ जाएगा। केरल का जोड़ेंगे तो 1990 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक, तो उत्तर प्रदेश से 2080, उत्तर प्रदेश से अधिक साक्षात्कार में जा रहे हैं 2180, मतलब कि बिहार के छात्र। तो सही होगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। समझ गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, फिर से एक पाई चार्ट से क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आपको गौर से देखना है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि यहाँ पर वे को दर्शाया जा रहा है जहाँ पर ज्वेलरी हैं, मशीन हैं और आपके फार्मा के हैं, बायोकेमिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, इनकी आपको डिग्री दी गई है। पूछा जा रहा है कि उस वर्ष के दौरान जैव रसायन और आभूषणों पर कुल मिलाकर के कितनी राशि व्यय की गई। तो यहाँ पर देख लीजिए ज्वेलरी जो है वो 48 डिग्री हैं और जैव रसायन मतलब कि बायोकेमिकल्स हमारे 42 डिग्री हैं। तो अगर हम देखें तो 48 डिग्री और 42 डिग्री, इन दोनों को जोड़ें तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री जो होगा वो 360 का अगर देखा जाए तो कितना है, 9 चौको 36, 1/4 है। 1/4 मतलब कि 360 का 1/4 है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज का गोला भी आपका 100% का बनेगा। तो 100% का 1/4 मतलब कि 25% आ गया। ज्वेलरी और बायोकेमिकल्स जो होंगे वो 100 करोड़ की राशि का 25% होंगे। तो 100 करोड़ की राशि का 25% कितना होगा, वो हो जाएगा 2.5 करोड़। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। समझ गए। तो किस प्रकार से आपको डिग्री से फिर आपको परसेंटेज में लाना है और उसका 10 करोड़ में आपको डिवाइड करना है, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें आपका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको घन की 4 आकृतियाँ आपको दी गई हैं। तो पूछा जा रहा है डॉट जो लिखा गया है इस फलक के पीछे जो होगी
वो कौन सी आकृति छिपी है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको चित्र देखे गए हैं 1, 2, 3 और 4। इनमें से आपको बताना है कि इन चारों चित्रों का प्रयोग करके कि डॉट के पीछे कौन सा फलक छुपा है। तो अगर आप फिगर नंबर 1 और 2 पर ही ध्यान दें गौर से, और 3 और 4 को अगर नहीं भी लेते हैं तो इसमें से आपको 1 और 2 से निकल के सामने आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ट्रायंगल लिखा गया है और यहाँ पर आपको गोला लिखा गया है। ट्रायंगल और गोला अगर आपको दो चीज़ें कॉमन मिल जाती हैं तो तीसरा वाला एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। तो डॉट के अपोजिट आपको क्या मिल जाएगा? डॉट के अपोजिट आपको ये वर्ग की संरचना मिल जाएगी इस प्रकार से। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगर दो चीज़ें आपको कॉमन मिल गई हैं, पहला और दूसरा, ये दोनों कॉमन है, तो तीसरा अपने आप जो है उस फलक के अंदर होंगे। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। तो पहले और दूसरे चित्र का आपको इस्तेमाल करना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो कथनों का निष्कर्ष सही नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। तो सभी मसाले अलमारियां हैं, सभी अलमारियां पंखे हैं और सभी दरवाजे अलमारियां हैं। इसमें से आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से आपको कौन सा निष्कर्ष सही नहीं लग रहा है। तो क्या कह रहा है? सभी मसाले अलमारियां हैं, तो सभी जो मसाले का गोला होगा उसे हम अलमारी के अंदर कर देंगे। और सभी अलमारियां पंखे हैं, तो सभी अलमारियों गोला पंखे के अंदर कर देंगे। तो चलिए लिख भी लेते हैं। तो सबसे अंदर हमारा मसाला होगा, सभी जो मसाले हैं वो अलमारियां हैं, तो अलमारियां बाहर हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है? सभी अलमारियां पंखे हैं, तो पंखा उससे बाहर हो जाएगा। और सभी दरवाजे अलमारियां हैं, तो एक दरवाजे का गोला भी होगा, एक छोटा सा जो अलमारी के अंदर होगा। ये दरवाजे गोला हो गया, समझ गए? अब ये मोटा मोटा चित्र बन गया है। अब देख लेते हैं कौन सा निष्कर्ष गलत हो सकता है। कुछ अलमारियां दरवाजे हैं, कुछ अलमारियां जो हैं वो दरवाजे हैं, बिल्कुल बात सही, क्योंकि दरवाजा जो है इसके अंदर है, तो कुछ अलमारियां तो दरवाजे होंगे ही होंगे। तो ये तो सही हो गया। सभी पंखे मसाले हैं, सभी पंखे मसाले हैं, ये बात गलत है। कुछ पंखे मसाले हो सकते हैं लेकिन सभी पंखे मसाले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मसाला का गोला अंदर है, पंखे गोला अंदर नहीं है। तो सारे मसाले पंखे हो सकते हैं या फिर कुछ पंखे मसाले हो सकते हैं, लेकिन सभी पंखे मसाले नहीं हो सकते हैं। कुछ पंखे दरवाजे हैं, कुछ जो पंखे हैं ये दरवाजे हैं, बात बिल्कुल सही, कोई दरवाजे तो अंदर है ही है कुछ ना कुछ तो। और सभी मसाले पंखे हैं, मसाला जो है वो अंदर है पंखे के, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। तो गलत कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, सभी पंखे मसाले हैं, ये बात गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको चलाना है उत्तर दक्षिण, जिधर आपको चलाने को कह रहा है। तो चलिए चलाते हैं ताकि प्रश्न आपका जल्दी हल हो सके। मुनीर जो है उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, इधर हमारा पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम हमारा हो जाएगा, ऊपर उत्तर हो जाएगा और नीचे हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो चलाना स्टार्ट करते हैं। मुनीर जो है उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ा है, तो उत्तर की ओर 340 कदम, मान लिया कि यहाँ पर 340 कदम हो गए, अभी यहाँ पर पहुँच गया ये मुनीर जो है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ करके 90 कदम चला है, तो बायां ओर इधर होगा, 90 कदम इधर चल गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उसके बाद दायां ओर मुड़ करके 130 कदम चढ़ा है, तो 130 कदम दायां ऊपर की ओर होगा, तो 130 कदम और चला दिया, अभी यहाँ पर पहुँच गया है। फिर उसके बाद दाहिनी ओर मुड़ करके 90 कदम को चला है, तो दाहिनी ओर किधर होगा? इस साइड होगा 90 कदम, अभी यहाँ पर आ गया। 90 ऊपर भी था, 90 नीचे भी है, तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद वहाँ से वो दाईं ओर मुड़ करके 240 कदम चला। 240 कदम मतलब कि नीचे की ओर होगा उसका दायां ओर। 130 तो यहाँ पर चलेगा ही चलेगा। उसके बाद 130 से अगर आप जोड़ें तो 70 और 40 मतलब कि 110 और चलना है। 110 और चलना है तो 110 340 से घटा लीजिए। 340 से अगर आप 110 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 230 कदम। मतलब कि अगर हम मूल बिंदु से देखें, पूछ रहा है ना मुनीर अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, तो ऊपर से ये नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ पर से कह रहा है कि 240 कदम चलाने हैं, तो 130 ये चलेगा और 110 और चलेगा। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पर पहुँच गया। तो अगर हम मूल बिंदु, हमारा ये वाला मूल बिंदु था, तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर देखेंगे तो उत्तर दिशा मिलेगी और कितना मिलेगी?
230 कदम मिलेगी, क्योंकि 340 से आपको घटाना पड़ेगा 110 को, तो 230 कदम उत्तर की ओर जो हो जाएगा वो इसकी दिशा और कदम हो जाएंगे। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए 12 से 17 हुआ, 17 से 27, 27 से 57। तो एक बात तो निश्चित है कि 12 से 17 हो रहा है तो 5 आगे बढ़ रहा है, 17 से 27 हो रहा है तो 10 आगे बढ़ी है, 27 से 57 मतलब कि 30। नेक्स्ट हमको पता नहीं है आगे के पद, तो ये देखिए 5 दूना 10 हुआ, मतलब कि 2 गुना किया गया है। फिर 10 तियाँ 30, मतलब कि 3 गुना किया, पहले 2 गुना फिर 3 गुना, तो नेक्स्ट हमारा 4 गुना होगा। तो 4 गुना में 120 से आगे बढ़ना चाहिए, 3 चौको 12, 120 से आगे बढ़ेगा 57, तो 57 और 120 177 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पद जो हमको मिल जाएगा वो लास्ट वाले ऑप्शन से मिल जाएगा। तो पहले 2 गुना से आगे बढ़ रहा है, फिर 3 गुना और फिर 4 गुना से आपको बढ़ाना है इसी प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको संयोजन दिया गया है। इस संयोजन को आपको ध्यान से देखना है, ABCD लिखा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि A जो है वो किस प्रकार के व्यक्तियों का निरूपित करता है। तो A जो है विज्ञान को पसंद करने वाले को निरूपित कर रहा है, तो A के आगे हम लोग यहाँ पर विज्ञान लिख लेते हैं, ठीक है। B उन लोगों को निरूपित कर रहा है जो इतिहास पसंद करते हैं, तो B वाले इतिहास पसंद करेंगे। नेक्स्ट में देखिए C और D लिखा गया है, तो उन लोगों को निरूपित कर रहा है जो अंग्रेजी और संस्कृत पसंद करते हैं। तो ये C हमारा हो गया अंग्रेजी वाला, और D हो गया हमारा संस्कृत वाला। अब पूछ क्या आ रहा है आपसे, नीचे दी गई आकृति के अनुसार उन लोगों की संख्या ज्ञात करनी है जो केवल विज्ञान और केवल अंग्रेजी और इतिहास दोनों पसंद करते हैं। तो केवल विज्ञान वाले हो जाएंगे 10, ये 10 सबसे किनारे हैं ना, ये केवल विज्ञान वाले हो गए। और केवल अगर बात करें अंग्रेजी और इतिहास दोनों, अंग्रेजी का गोला C वाला और B वाला, इन दोनों के बीचों बीच में जो होंगे वही अंग्रेजी और इतिहास को पसंद करेंगे। तो वे कौन से हो गएंगे उनको देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए C के गोला ये बाहर वाला जो है, और B वाले के बीचों बीच में आपको ये मिल रहा है केवल, ठीक है। और ये 12 जो हो जाएंगे ना, ये तो आपके D वाले के अंदर भी आ जाएंगे, तो 12 को नहीं लेंगे, हमको लेना है केवल इतिहास और अंग्रेजी का, वो मात्र 6 होंगे। तो 10 और 6 16, ये टोटल आपको 16 ही मिलेंगे। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। समझ गए, केवल लगा दिया है इसलिए आप 12 वाले को नहीं लेंगे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पीतल, तांबा और जस्ता में आपको संबंध बताना है कि किन आकृतियों में आपको संबंध देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 28 नंबर हो जाएगा। देखिए पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से मिल करके बनती है, क्योंकि पीतल जो है एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो अगर ये हमारा तांबा का गोला हो गया और ये हमारा जस्ता का गोला हो गया, और इनके बीच में पीतल को इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये तांबा आपका हो जाएगा और ये आपका जस्ता हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से मिलकर के ही तो मिश्र धातु उसकी बनेगी, इसलिए पीतल जो हो जाएगी बीच वाला गोला हो जाएगा। तो ये जो है मिश्र धातुओं को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो अपने दिमाग में ये बात आप लोग रखिएगा कि ऐसी भी संरचना जो है एग्जाम में आपकी पूछी जाएंगी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जब भी ये मिश्र धातु से आपका क्वेश्चन बनेगा। समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करने से मालूम चलता है कि कैसे कैसे ऑप्शन भी आपके सही हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जो असंगत हो उसका चुनाव आपको करना है। तो फिगर 1 2 3 4 यहाँ पर आपको लिखे गए हैं, ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो फिगर 1 तो पूर्ण रूप से लग रहा है कि इसमें 2 ऊपर रखे गए हैं 2 नीचे रखे गए हैं, ये ठीक है। फिगर 3 भी लिखा गया है, 3 ऊपर हैं 3 नीचे हैं 3 उसके नीचे हैं। फिगर 4 से बात करें तो मान लीजिए स्टार्टिंग इसने एक्स से की है, तो वो भी सही लग रहा है कि अगर सिंगल रखा है तो एक ही रखा उसने। लेकिन फिगर 2 जो है इसकी संरचना को देखने की पहले इसने ऊपर को पूर्ण नहीं किया, यहाँ पर इसको पूर्ण करना चाहिए था।
फिर उसको नीचे रखना चाहिए था। इसलिए जो है फिगर 2 जो होगा इन आकृतियों में सबसे ज़्यादा असंगत लग रहा है, क्योंकि पूर्ण करके ही उसको नीचे आना चाहिए था। इसलिए फिगर नंबर 2 जो होगा वो इस आकृति में असंगत होगा। आज का देखिए 30 नंबर क्वेश्चन होगा, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कौन सा विकल्प जो है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 8वें अक्षर को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के आप क्रम जानते हैं ए से लेकर के जेड तक, वहाँ पर से आपको बाईं ओर से 15वां अक्षर के दाईं ओर 8वें अक्षर का चुनाव करना है। इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। तो इस सेट में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आप सभी इस समय इन 30 प्रश्नों में से 25 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपका स्कोर 25 से कम हो रहा है मतलब आपको अभी मेहनत करने की और आवश्यकता है। आपको ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं उनके आप चैप्टर देख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेट हम जब कराएंगे तो उससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप सभी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। ये हमारा रीजनिंग का 12 नंबर सेट था। इसके पहले मैंने आपको इसी प्रकार के 11 सेट कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। इन सेटों की अलग से आपको हम जीके जीएस की भी सीरीज करा रहे हैं, उस सीरीज को भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके इस सेट में रखे गए थे। जीके और जीएस की आपकी अलग सीरीज चल रही है। एएलपी एंड टेक्नीशियन का मैंने आपको अलग सेट चला रखे हैं, जहाँ पर साइंस के हम बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जिनका भी एएलपी एंड टेक्नीशियन का एग्जाम लगाओ वे लोग साइंस की अच्छे से सीरीज को देख लेंगे, ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप लोग सही कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो टेलीग्राम में चैनल बना हुआ है डिस्कशन वाला, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर डिस्कस के लिए आप कर सकते हैं किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में लगी बेल आइकन में आप लोग ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें।